किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राख के बारे में, जो लकड़ी की राख होती है जिसको हम अंग्रेजी में वुड ऐश के नाम से जानते हैं। देखिए, लकड़ी की राख के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होती है हमारी भूमि के लिए, हमारी फसलों के लिए। हम इसको काला सोना भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं हमारी फसलों के लिए। उसके साथ साथ इसमें कार्बन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जिसकी वजह से जो आज हमारी सॉइल में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कार्बन की कमी के कारण ही हमारी सॉइल के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। सॉइल की जो है हमारी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, अच्छी नहीं है। मिट्टी में एरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। मिट्टी हमारी हार्ड हो रही है, क्योंकि जो हम फर्टिलाइजर खाद देते हैं वो उसमें फिक्स हो जाते हैं। फिक्स होने का कारण यही है कि हमारी सॉइल में कार्बन लगातार कम होता जा रहा है। उसके साथ साथ कार्बन की कमी के कारण जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो लगातार कम हो रहे हैं। जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म फंगस है, सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं जो लाभदायक, वो लगातार भूमि के अंदर से कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें तरह तरह के रोग अपनी फसलों पर देखने को मिल रहे हैं और प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सभी हैं कार्बन की कमी के कारण। तो लेकिन इसके अंदर कार्बन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिससे ये सभी समस्याओं से बचाता है। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और जो राख है वो कीटनाशक का भी काम करता है। देखिए, राख की महत्वपूर्णता कितनी है, यानी कि ये कितना उपयोगी है, उस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो राख है, वुड ऐश है, उसको अमेज़न पर 200 से 250 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो हमारे पास तो ये फ्री में अवेलेबल है, तो हम इसके बेनिफिट्स क्यों ना लें। तो आज की इस वीडियो में राख के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। एक तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए समझते हैं राख के बारे में। तो सबसे पहले इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की हम बात करते हैं। जो वुड ऐश होती है, लकड़ी की राख होती है, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की हम बात करें तो देखिए इसमें जो कार्बन होता है वो हमें देखने को मिल जाता है 5 से लेकर के 30% तक। उसके साथ साथ इसमें कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। जो हमारा राख होती है, वुड ऐश होती है, लकड़ी की राख होती है, उसमें अगर हम कैल्शियम की बात करें तो 7 से लेकर 33% तक हमें कैल्शियम देखने को मिल जाता है। देखिए, मैं 7 से 33% क्यों कह रहा हूँ, अलग अलग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप किस लकड़ी की राख का उपयोग कर रहे हैं या कौन सी राख का उपयोग कर रहे हैं। जो आपने राख को तैयार किया है वो कौन से अवशेषों को जला करके तैयार किया है, तो उसी हिसाब से जो कैल्शियम की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए मैं 7 से लेकर 33% आपको बता रहा हूँ। तो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। उसी तरीके से पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। पोटेशियम भी इसमें अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जो हमें 3 से लेकर के 4%, 5% तक भी जो पोटेशियम है वो देखने को मिल जाता है राख के अंदर। उसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम की भी अच्छी मात्रा मिल जाती है, 1 से लेकर 2% तक। उसके साथ साथ कुछ फास्फोरस मिल जाता है, मैग्नीज मिल जाता है, और भी इसके अंदर तत्व होते हैं। लेकिन जो मुख्य तत्व मिलते हैं, अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिसके लिए हमें राख का उपयोग करना चाहिए, वो है कैल्शियम, कार्बन और पोटेशियम। ये 3 तत्व अच्छी खासी मात्रा में राख के अंदर, वुड ऐश के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके क्या बेनिफिट होते हैं यदि हम अपनी फसलों में खेतों में उपयोग करें, तो खेतों में क्या बेनिफिट है और फसलों में फिर क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि जैसा मैंने बताया, इसमें कार्बन की बहुत अच्छी मात्रा है। कार्बन इसमें 5 से लेकर 30% तक देखने को मिल जाता है। और हमारी सॉइल में आप कोई भी सॉइल देख लें, उनमें कार्बन लगातार कम हो रहा है, और कार्बन की वजह से हमें लगातार बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हमारी जो मिट्टी है वो बंजर होने का कारण वही है कि हमारी सॉइल के अंदर कार्बन लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन इसमें कार्बन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो आप इसका उपयोग अपने खेतों के अंदर करते हैं तो ये कार्बन को इंक्रीज करता है। जब कार्बन आपकी सॉइल के अंदर, भूमि के अंदर बढ़ेगा, तो हमारे सॉइल में जो भी पोषक तत्व फिक्स फॉर्म में पड़े हैं तो उनकी बॉन्डिंग भी टूटती है। और हमारे भूमि के अंदर जब कार्बन बढ़ेगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी तेज होगी, उनकी संख्या तेजी से बढ़ेगी। तो फिर जो बॉन्डिंग है फर्टिलाइजर की या जो पोषक तत्व पड़े हैं उनकी बॉन्डिंग टूट जाएगी, वो हमारे पौधे को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। भुरभुरी मिट्टी होगी तो हमारी फसलों की जो जड़ है उनका विकास अच्छा होगा, जड़ों में एरेशन अच्छा होगा। हमारी भूमि की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण क्षमता है, वो भी बढ़ जाती है। तो इससे बहुत बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जो हमारी भूमि की फिजिकल कंडीशन है वो बेहतर करने का काम हो करती है जो लकड़ी की राख होती है। तो आप इसको खेत में उपयोग कर सकते हैं। उपयोग का सही तरीका क्या है वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। पहले हम फायदे जान लेते हैं। तो ये फायदे हमें भूमि के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ भूमि के अंदर जब हम इसको डालते हैं तो भूमि में कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी बढ़ती है।
भूमि में हमारे में पोटेशियम बढ़ता है और भी सूक्ष्म पोषक तत्व कुछ कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी एनहेंस होती है। अब फसलों पर क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो देखिए जब हमारी सॉइल की कंडीशन बेहतर हो जाती है तो फसल तो हमारी बेहतर होनी ही है, तो फसल जो है हमारी ओवरऑल उसका जो प्रोडक्शन है बहुत बेहतर देखने को मिलता है। इससे फसलों को कैल्शियम की पूर्ति होती है, पोटेशियम की पूर्ति होती है, क्योंकि कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, पोटेशियम का अच्छा सोर्स है। तो जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो भी उपयोग करें, जो केमिकल खेती करते हैं उनको भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक चीजें हैं इनका हम जितना ज्यादा उपयोग करेंगे हमारी सॉइल उतनी बेहतर होती है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी सॉइल के अंदर उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो देखिए राख होती है इसमें कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ये इंसेक्ट को कुछ हद तक कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। कुछ हद तक, ऐसा नहीं है 100% कंट्रोल करेगी, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल करती है। आप तो जो राख होती है इसको अपने पौधों पर बिखेर दीजिए, उनके पत्तों पर डाल दीजिए, बिखेर दीजिए, तो इससे क्या है जो सकिंग पेस्ट है उनके कंट्रोल में काफी हेल्प मिलती है, वो उतना ज्यादा अटैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप राख को अपने फसलों की पत्तियों पर बुरक रहे हैं, उन पे ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको 4 से 5 दिन तक ही छोड़ें। उसके बाद आप पत्तियों को साफ पानी से, टैंक में साफ पानी भरें, उसके बाद साफ पानी से पत्तियों को धुल देना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक उसके पत्तियों के ऊपर राख जमा रहेगी तो जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि सनलाइट पत्तियों तक प्रॉपर नहीं पहुंचेगा और पत्तियों को जो हमारी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लेने में भी दिक्कतें आएंगी, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो इसलिए पत्तियों को प्रॉपर वॉश कर दें 4 से 5 दिन बाद। जब भी आप इसका पत्तियों पर बुरकाव करें 4 से 5 दिन बाद वॉश कर दें, जिससे फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो फिर से असामान्य हो जाए और हमारी फसल अच्छे से ग्रो करने लगे। तो इसलिए लंबे समय तक आप इसको बुरक के ना रखें अपनी पत्तियों के ऊपर फसलों की, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका उपयोग आप खेतों में कैसे कर सकते हैं, पहले वे हम समझेंगे कि हमें उपयोग कैसे करना है। उसके साथ साथ आपको सावधानियों के बारे में भी जरूर समझना है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को इसका उपयोग नहीं करना है। किन किसान भाइयों को नहीं करना है या किस कंडीशन में उपयोग नहीं करना है वो भी आपको जान लीजिए, क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो नुकसान को भी जानना बेहद ही जरूरी है। पहले हम इसके उपयोग जान लेते हैं कि राख का उपयोग कैसे आप कर सकते हैं। पहला तो आप यदि आप कुछ कीट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही अपनी फसलों पर बुरक सकते हैं, पत्तियों पर बुरक सकते हैं। दूसरा, आप इसको सॉइल में देना चाहते हैं तो सॉइल में देने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप जो राख है आपके पास उसको गोबर की खाद में मिक्स कर लें। जितनी भी राख है उसको गोबर की खाद में अच्छे से मिक्स कर लें और फिर उसके बाद अपने खेत के अंदर उसको डालें। जुताई के समय या खेत की तैयारी के समय या बेड़ों में डालना चाहते हैं तो बेड़ों में डाल दें। तो वो जो तरीका है वो बेस्ट तरीका होता है राख को अप्लाई करने का। देखिए बहुत सारे किसान भाई ये सोचेंगे राख के बेनिफिट जान करके कि क्यों ना हम जो हमारे पत्तियों के अवशेष होते हैं उनको हम खेत में ही जला दें, तो क्योंकि हमें राख को वैसे भी खेत में ही डालना है तो हम जो अवशेष होते हैं उनको खेत में ही जला दें, तो इससे राख जो है हमारे खेत में ही पड़ी रहेगी, तो हमारी जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ेगी। जैसे मैंने इसके फायदे बताए वो फायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। राख को जो भी आपके अवशेष हैं उनको आप खेत में बिल्कुल भी ना जलाएं, इससे आपके फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारे माइक्रोब्स हैं हमारी सॉइल के अंदर, भूमि के अंदर, उनको नुकसान पहुंचेगा और आपकी जो मिट्टी है और ज़्यादा हार्ड बनेगी अगर आप खेत में आग लगाते हैं। और जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो बेहद ही ज़रूरी हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे आपकी जो सॉइल है वो बहुत डैमेज होगी। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ना करें। जब भी आपको अपने बचे हुए अवशेषों को जलाना है, जो आपकी फसलों के सूखे हुए अवशेष हैं, तो उनको बाहर निकाल लें कहीं ऐसे स्थान पर जो बाहर हो खेत से, जहाँ की ज़मीन जो है वो उपजाऊ ना हो या वहाँ पर हम खेती वगैरह ना करते हो, ऐसी ज़मीन पर ही आग लगाएं। खेत के अंदर जो उपजाऊ ज़मीन है उसके अंदर उस बिल्कुल भी ना जलाएं। और जब भी आप कोई भी राख तैयार कर रहे हैं अवशेषों को जलाकर, लकड़ी को जलाकर, तो ध्यान रखें कि उसमें पॉलीथीन या प्लास्टिक वगैरह ऐसी चीज़ बिल्कुल भी ना उसके अंदर जले, क्योंकि वो हमारे खेत को दूषित करेगी। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना जलाएं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ ही आपको जो राख है वो अगर तैयार कर रहे हैं घर पे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते ही आपको तैयार करनी है। अब जानते हैं कि आपको उपयोग के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन किसानों को उपयोग करना चाहिए, किस किसानों को उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो कोई भी फार्मर राख का उपयोग कर सकता है, लेकिन जिनकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा हाई है तो ऐसे किसान जो राख है उसका उपयोग अपने खेतों में ना करें। हाँ, आप चाहते हैं एक बार उपयोग कर ले, लेकिन बार बार उपयोग ना करें, क्योंकि ज़्यादा बार उपयोग करेंगे तो मिट्टी का पीएच और बढ़ेगा, जिससे दिक्कतें आएंगी। लेकिन जिनकी सॉइल एसिडिक है,
अम्लीय मिट्टी है, आपकी मिट्टी का पीएच 6 से कम है, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए बेहतर है, या 6 भी है तो ऐसे किसान भाइयों के लिए बेहतर है, क्योंकि मिट्टी के पीएच को बढ़ाने का काम करता है। तो ये कम पीएच को बढ़ाने का भी काम करती है जो राख होती है। तो ऐसे किसान भाई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं और बहुत बेनिफिट्स ले सकते हैं। हालांकि यदि आपकी एल्कलाइन मिट्टी है, आपका 7 या 7 से ऊपर भी पीएच है, तो एक आध बार आप चाहें उपयोग करें, लेकिन उससे ज़्यादा बार उपयोग ना करें। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है जब भी आप लकड़ी की राख या किसी भी राख का उपयोग कर रहे हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।